किसी भी नई जगह घूमने जाने से पहले कितनी सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं और जब बात लद्दाख जैसी जगह जाने की हो तो कितनी भी तैयारियां कर लो कम है। चलो अब मैं सब शुरू से बताती हूँ आप लोगों को। मेरी फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे की और मैंने इससे पहले कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो फिर क्या था, मैं पहुँच गई रात के 12 बजे एयरपोर्ट। रिस्क क्यों लेना भाई, वहाँ रात भर बैठ के लगेज चेक इन किया, लेकिन मैं सोई नहीं। अब एक्साइटमेंट ही इतना ज़्यादा था, फ़्लाइट बोर्डिंग का टाइम होने ही वाला था कि अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि फ़्लाइट 1 घंटे डिले है। भाई मैंने जैसे तैसे करके अपना वहाँ 1 घंटा काटा। चाय नहीं मिलेगी क्या यहाँ पे? चाय ढूंढती हूँ। और फिर 1 घंटे बाद मैं क्या सुनती हूँ कि फ़्लाइट 1 और घंटे डिले है। यार ये सब देखकर तो मेरा मूड ही ख़राब होने लगा था, लेकिन मैं रात से थकी हुई थी तो उस दौरान मैंने थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर ली। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ अभी भी। मुझे अभी आधा घंटा और लगेगा टेक ऑफ करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा अभी भी बैठी हुई हूँ। नींद आ रही है मुझे। अब पूरा 2 घंटे वेट करने के बाद फिर मेरा फाइनली बोर्डिंग टाइम आता है। मैंने सुना था कि फ़्लाइट से लद्दाख का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है, तो इसलिए मैंने पहले ही विंडो सीट बुक कर ली थी। यार क्या ही बताऊँ, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है ये। जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस ना कर लो ना, तब तक समझ ही नहीं आता इसका असली मतलब। लद्दाख की फ़्लाइट में तो ऐसा लग रहा था मुझे मानो जैसे बादलों में फ्लोट कर रही हूँ मैं, और नीचे बर्फ़ से ढके पहाड़ और झीलें। आय हाय, मैं तो ऑल द टाइम विंडो के बाहर ही देखती रही। और बस यही मेरे से गलती हो गई शायद, क्योंकि फिर कुछ देर बाद मेरा सर चकराने लगा, तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और बस उतने में ही पायलट ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम लैंड करने वाले हैं। फ़्लाइट से उतरते ही मैं सीधा बैगेज क्लेम एरिया पहुंच गई, लेकिन थकावट के मारे मुझे वहाँ पर भी झपकियाँ लगनी शुरू हो गई। वो तो वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ड्राइवर भैया ने मुझे पिकअप किया और भाई होटल पहुंचते ही मैं तो बेड पे मस्त पड़ गई। क्या सोच रहे हो, फिर मैं सो गई। हेलो, तो मैं आ चुकी हूँ ले में और ये है मेरा होटल रूम। तो मेरा गला अभी बहुत ज़्यादा बैठ चुका है और लद्दाख में बहुत ठंड है। और जब मैं दिल्ली में थी तो इतनी गर्मी थी, मैंने इतना सारा ठंडा पानी पी लिया था वहाँ गर्मी की वजह से। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है। और फ्लाइट से जो व्यू था वो तो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लेकिन वहाँ से आने के बाद जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे सिर में इतना दर्द, मेरा सर इतना घूम रहा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं सोना चाह रही, सपने में भी मेरा ये सब चल रहा था कि मेरा सिर घूम रहा है। और जब मैं यहाँ पर आई थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम लगी थी, हल्की सी, ज़्यादा तो नहीं। बट प्रॉपर्टी में सारे लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वो जैसे कि उनको पता चला कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो उन लोगों ने मेरा बीपी चेक किया और मुझे गर्म पानी दिया, मुझे सूप दिया। लेकिन फिर भी मतलब मुझे इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो गया वहाँ से आने के बाद, मतलब अब मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं देखना चाहती विंडो के। अरे यार, दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन अभी तक मैंने आपको अपनी बालकनी से पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा तो दिखाया ही नहीं। टड़ा, तो ये रही यहाँ की असली सुंदरता। वैसे मैं अभी ले में हूँ और आज मैं यहाँ पूरा दिन रेस्ट करूँगी और कल से घूमना फिरना चालू। और हाँ, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि नज़ारा कैसा लगा। अब पूरा दिन मेरा ले में सोने और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने में ही निकल गया और रात होते ही मैं पहुँच गई डाइनिंग रूम खाना खाने। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था यार, रोटी, सब्जी, खीर और ना जाने कितनी सारी चीज़ें थी खाने में। मुझे खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि मैंने अपनी भूख से भी ज़्यादा खा लिया और इसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगी तो मैं वापस आकर सो गई, क्योंकि कल ले एक्सप्लोर करने भी तो निकलना था। अब भाई अगली सुबह से धजकर मैं निकल जाती हूँ ले एक्सप्लोर करने के लिए। अब बाय द वे ये कोई सोलो ट्रिप नहीं बल्कि एक ग्रुप ट्रिप थी, कुछ अनजान लोगों के साथ इस खूबसूरत अनजान सफ़र पर। तो सबसे पहले हम गए शांति स्तूपा एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि लेह की चंगसा टाउन में एक पहाड़ी पर है। इस जगह की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि
इस जगह से पूरे लेह का व्यू दिखता है। और ये देखकर तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे, जैसे कि ये स्तूपा तो 1991 में बना था ना, तो तब तो यहाँ की रोड्स की हालत बहुत ही ख़राब होंगी, तो तब कंस्ट्रक्शन का काम कैसे किया होगा। अब भाई मेरे इतने सारे सवालों के जवाब मुझे कौन ही देता, तो मैंने गूगल भाई साहब से पूछ लिया और उन्होंने मुझे रिंचे नोरू वांगचुक का पता बता दिया। अरे भाई उनके घर का पता नहीं, उनके ब्लॉग का पता बता दिया, जिसे पढ़कर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो इस शांति स्तूपा को बनवाने का आइडिया लद्दाख के मॉन्क रिनपोचे जी को तब आया जब वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जापान गए, जहां उनकी मुलाकात निचिदासु फूजी जी से हुई, जो कि ऑलरेडी दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा स्तूपा बनवा चुके थे। अब रिनपोचे जी ने सोचा कि एक स्तूपा तो लद्दाख में भी होना चाहिए, क्योंकि लद्दाख रीजन पाकिस्तान और चाइना जैसे बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो क्यों ना एक शांति स्तूपा यहाँ भी बनवाया जाए, जो कि एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए लोगों में एक उम्मीद लाएगा। और जब रिनपोचे जी ने फूजी गुरुजी को अपने इस विचार के बारे में बताया, तो उन्होंने इसकी सिंबॉलिक वैल्यू को समझते हुए इसे बनवाने की जिम्मेदारी भिक्षु गोमो को सौंप दी। अब भाई सब लोगों की सूझबूझ से डिसाइड हुआ कि ये शांति स्तूपा तो लेह के चंगसा टाउन में ही बनेगा, जहाँ से लेह का पूरा व्यू दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ की रोड्स ट्रांसपोर्टेशंस के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तो रिनपोचे जी ने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि शांति स्तूपा तक जाने वाली रोड को ट्रांसपोर्टेशन के लायक बनवाया जाए। फिर क्या था, जापान के वॉलंटियर्स से लेकर स्कूल के बच्चे तक इसे बनवाने में हेल्प करने लग गए। और जब ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया, तो रिनपोचे जी ने फूजी गुरुजी को इस शांति स्तूपा देखने के लिए बुलाया। लेकिन अब उनकी उम्र 100 साल हो चुकी थी और वो शांति स्तूपा देखने से पहले ही गुजर गए। कितनी अजीब बात है ना, जिसने इसे बनवाने में बराबर का साथ दिया, वो इसे कभी देख भी नहीं पाए। शांति स्तूपा की हिस्ट्री जानने के बाद मेरा इसे देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया और ये ब्लॉग पढ़ते पढ़ते मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन संगम भी आ गई। अब इस जगह की आधी कहानी तो आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे, संगम। यहाँ दो नदियाँ इंदस और जंस्कार का मिलन होता है, जो कि मिलकर भी नहीं मिलते। अगर एक सच बताऊं तो इस जगह का नाम पहले कॉन्फ्रेंस या मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टूरिज्म यहाँ बढ़ता गया, लोग इसका संगम नाम लेने लगे और आखिर में इसका नाम संगम ही पड़ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के एरिया को आज भी लोग संगम वैली कहते हैं। ये बात तो सच है कि इसकी ये खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट की इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मैं बस यहाँ थोड़ी देर रुक कर ही अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती हूँ। मैग्नेटिक हिल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिल्कुल सही समझे, यही है मेरी अगली डेस्टिनेशन। मैंने मैग्नेटिक हिल के काफ़ी किस्से सुन रखे थे, तो यहाँ जाने की तो भाई एक अलग ही खुशी थी मन में। और जब मैं फाइनली पहुँच जाती हूँ मैग्नेटिक हिल, यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि मुझे हो रही है, तो पता नहीं यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। क्योंकि मुझे मैग्नेटिक हिल पे आने के बाद से ना थोड़ा सा और मोरे सांस लेने में हल्की सी, इतनी ज़्यादा नहीं, बट लग रहा है कि हाँ मैं खुल के ऐसे सांस लेती थी जब मुझे पता भी चल रहा था हाँ मैं सांस ले रही हूँ, तो लेकिन हाँ मुझे अब एहसास हो रहा है कि हाँ मैं सांस ले रही हूँ और थोड़ा भारीपन हो रहा है मेरे को सीने में हल्का हल्का। अब यहाँ आकर तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। हाँ, कुछ लोग थे जो अपनी कार्स को रोककर चेक कर रहे थे कि वो अपने आप आगे बढ़ती या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन पहाड़ों से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है जो कि व्हीकल्स को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से व्हीकल्स यहाँ अपने आप अपहिल की तरफ खींचे चले जाते हैं। और पास्ट टाइम्स में तो इंडियन एयरफोर्स को भी इस मैग्नेटिक पावर की वजह से अपने प्लेन्स दूसरे रास्ते से लेके जाने पड़े थे। बस इसके बाद आज की ट्रिप खत्म होने ही वाली होती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। अरे यार, जो पता जब मैं कैब ड्राइवर भैया से मैंने पूछा कि भैया मैग्नेटिक हिल के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, तो उन्होंने बस सिंपल सा जवाब दिया कि हम खाना खाने जाने वाले हैं। तो जब उन्होंने खाना खाने के लिए बोला तो मुझे बस यही लगा कि रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, लेकिन वो हमें यहाँ ले आते हैं। लेह के आउटर में है ये गुरुद्वारा पाथर साहिब, जिसकी देख रेख इंडियन मिलिट्री के मेंबर्स ही करते हैं। माना जाता है कि इस जगह पर एक दिन गुरु नानक जी मेडिटेशन कर रहे थे, तब एक राक्षस ने बहुत बड़ी रॉक उनकी तरफ फेंकी और उस रॉक ने मेल्ट होकर गुरु नानक जी की जैसे शेप ले ली। वैसे तो ये एरिया बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग गुरुद्वारा पाथर साहिब को भी इक्वली मानते हैं। बाय द वे, यहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स काफ़ी कूल थे, तो उन्होंने ही मेरे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए। और भाई फिर मैं जाती हूँ अपनी ज़िंदगी का पहला लंगर करने, जो कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने बड़े ही प्यार से परोसा था और मैंने भी उससे प्रसाद की तरह ले लिया।
यहाँ लंगर करके मुझे जो खुशी मिली वो शायद ही यहाँ के किसी रेस्टोरेंट में मुझे मिल पाती। लंगर के बाद मैं अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर वापस अपने होटल आ जाती हूँ। हालांकि ये ट्रिप का दिन मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो नहीं गया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार दिन बन गया। यहाँ से जाना है ना, बारिश हो गई बाहर। ओके, सो मैं वापस अपने प्रॉपर्टी पर आ चुकी हूँ। एंड इफ यू गाइस लाइक माय ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव इट अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।